अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू बिहेवियर साइंसेस। ठीक है। तो इसका हम टॉपिक ये इंट्रोडक्शन करेंगे बिहेवियर साइंसेस का, उसके बाद इसका रोल और स्कोप इसका हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसकी डिफाइन है। ठीक है। अब बिहेवियर इंट्रोडक्शन टू बिहेवियर साइंस के सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। ठीक है। उसके बाद कैसे कोई पर्सन या ह्यूमंस की डिफरेंट सिचुएशन के अंदर कैसे अपना एक्टिव सोचते कैसे हैं और फील कैसे करते हैं, तो इसकी स्टडी को जो हम बिहेवियर साइंस कहते हैं। ठीक है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर फोकसिंग ऑन व्हाट हाउ इंडिविजुअल थिंक फील और एक्ट, कैसे वो किसी सिचुएशन के अंदर कैसे रिस्पॉन्स करते हैं या कैसे फील कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हम बिहेवियर साइंसेस कहते हैं स्टडी को। उसके बाद इसकी कुछ ब्रांचेज हैं। साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस और इमोशंस और बिहेवियर्स, यानी कि मेंटल हेल्थ के रेलिवेंट जो प्रोसेसेस या इमोशंस और बिहेवियर्स को डील किया जाता है, स्टडी किया जाता है, उसको साइकोलॉजी कहते हैं। सोशोलॉजी, जो स्टडी ऑफ सोसाइटी और सोशल कल्चर स्ट्रक्चर्स और ग्रुप्स बिहेवियर लोगों के जो स्टडी जिसके अंदर स्टडी करते हैं, सोशोलॉजी कहते हैं। एंटरप्रेन्योलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर ट्रांजिशन और एवोल्यूशन को, कैसे लोगों के कल्चर्स कैसे हैं, ट्रांजिशन रसूमात लोग कैसे अदा करते हैं अपनी। उसके बाद उनकी स्टडी को वैल्यूएशन कैसे उनकी अवॉल्व कैसे हुए हैं, तो इस सारी स्टडी को ठीक है ये कहते हैं। पॉलिटिकल साइंस है, स्टडी ऑफ पावर। ठीक है। पावर की स्टडी, जो गवर्नमेंट्स कैसे बनती है और इसकी डिसीजन मेकिंग लोग कैसे उनको बिहेव करते हैं और कैसे बनाते हैं, ये सारी इसको पॉलिसी जो डिसीजन मेकिंग पॉलिसी बनाई जाती है उसे उस स्टडी को हम कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। ठीक है। उसके बाद आता है इकोनॉमिकल इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आ जाता है बिहेवियर साइंस। बिहेवियर इकोनॉमिक्स में स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग और रिस्क टेकिंग के लिए कैसे हमने रिस्क कर लेना है और कैसे हमने डिफरेंट सिचुएशन के अंदर हमने कैसे बिहेवियर करना है, इकोनॉमिक्स के रिलेवेंट। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्कोप ऑफ बिहेवियर साइंसेज के अंदर स्कोप इसका क्या है, तो हम स्कोप के अंदर अब हमने ये देखना है कि बिहेवियर साइंसेज का स्कोप किस किस फील्ड के अंदर है। अलाइड हेल्थ साइंसेज के अंदर भी है, सोशियोलॉजी के अंदर भी है, उसके बाद ये एजुकेशन के अंदर भी है, डिफरेंट फील्ड्स के अंदर भी है। तो अब सबसे पहले हेल्थ और मेडिसिन के अंदर हम देखते हैं। तो हेल्थ बिहेवियर अंडरस्टैंडिंग होती है कि वैसे हमने एंगेज होना है हेल्दी और जो रिस्की बिहेवियर्स हैं कैसे उनको अवेलुएट करके आइडेंटिफाई करके उनके साथ कैसे हमने खुद को इंगेज करना है और कैसे अवॉइड करना है वो चीज़ें जो हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। जैसे कि स्मोकिंग है तो उसे हमने कैसे बिहेवियर हमारा होना चाहिए, और उसी तरह एक्सरसाइज अगर हमारी हेल्थ के लिए ठीक है तो हम उसको हमारा बिहेवियर कैसा है, एक्सरसाइज को लेके हम एक्सरसाइज करते हैं या नहीं कर रहे, तो ये चीज़ें हमारी हेल्थ को प्रमोट करती हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप है कि हमने कैसे ट्रस्ट बिल्ड करना है, सिंपैथी कैसे लेनी है, कम्युनिकेशन फॉर बेटर आउटकम। ठीक है। तो यानी कि बेटर आउटकम कैसे हमें मिल सकता है कम्युनिकेशन करके, क्योंकि हम अच्छी कम्युनिकेशन करेंगे पेशेंट के साथ तो उनका ट्रस्ट बिल्ड होगा, जिससे वो उनकी ट्रीटमेंट जो है बेटर वे में जाएगी और उनका रिजल्ट अच्छा आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास साइकोलॉजिकल सपोर्ट इन इलनेस, हेल्प मैनेज एंजाइटी डिप्रेशन और फेस को कैसे हमें मैनेज करना है। सो साइकोलॉजिकल सपोर्ट हमने कैसे देनी है पेशेंट्स को, उसी फैमिली को, ताकि वो स्ट्रेस से बाहर निकल सकें, कैसे वो मैनेज करेंगे। पेन मैनेजमेंट, स्ट्रेस रिडक्शन, हमने कैसे अपने बिहेवियर को कैसे इंप्रूव करके पेन को मैनेज करना है और रिकवरी रेट को ज़्यादा इंक्रीज़ करना है। और रिहेबिलिटेशन के अंदर बिहेवियर चेंजेस को हम यूज़ करके बिहेवियर इंटरवेंशन करवा सकते हैं। मोटिवेशनल इंटरव्यूज लेते हैं लोगों के ताकि उनकी हेल्थ रिहेबिलिटेशन के अंदर इंक्रीज हो सके। ठीक है। फिर उसके बाद पब्लिक हेल्थ के अंदर आ जाता है। पब्लिक हेल्थ के अंदर यही है कि हमारे पास सबसे पहले हेल्थ को प्रमोट करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर बिहाइंड स्मोकिंग, डाइट और हाइजीनिक कैसे उनका है बिहेवियर। ठीक है। उसके बाद कंपेन डिफरेंट कंपेनिंग डिज़ाइन की जाती हैं, चेंज पब्लिक एटीट्यूड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिजीज़, डिफरेंट एक्सेप्ट लाइक स्मोकिंग को लेके कैसे लोगों का रुझान है, उसके अगेंस्ट कंपेन, कैंसर अवेयरनेस लोगों में, डिफरेंट हार्ट डे पे हार्ट अवेयरनेस, हार्ट की डिजीज़ के रेलिवेंट अवेयरनेस,
उसी तरह डायबिटीज़ के अकॉर्डिंग डायबिटीज़ डे पे अवेयरनेस और सेमिनार कंडक्ट करवाना, ताकि लोग अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें और डिजीज़ प्रिवेंट कर सकें। उसके बाद आता है कम्युनिटी हेल्थ पर वो प्रोग्राम। कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम के अंदर अप्लाई सोशल एंड कल्चरल इंसाइट टू इम्प्रूव कम्युनिटी। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम्युनिटी हेल्थ के प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्व करें, ताकि वो सोशलाइज्ड और कल्चरल इंसाइट्स को देख के इम्प्रूव करें और हम खुद को इम्प्रूव करें और हेल्थ को प्रमोट करें। उसके बाद बिहेवियर एपिडेमोलॉजी कैसे है कि स्टडिंग हाउ बिहेवियर कंट्रीब्यूट या फैक्टर टू डिजीज पैटर्न, कि उन पैटर्न को स्टडी करना जो जिसकी वजह से डिजीज़ हो रही है। लाइक सेडेंटरी लाइफस्टाइल से ओबेसिटी हो रही है, यानी कि वो लोग जो सारा दिन वर्क नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, एक जगह ऑफिस वर्क कर रहे हैं, सारा दिन एक जगह बैठ के खाना खाया, काम किया, सारा दिन एक जगह पे बैठ कर वापस घर आ गए। तो इस तरह उनकी ओबेसिटी जो ओबेसिटी यानी कि मोटापा होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से ओबेसिटी डिजीज़ उसकी वजह से हो सकती हैं। जैसे कि ओबेसिटी के अंदर कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स ज़्यादा होते हैं, उसके बाद डायबिटीज़ इन पेशेंट्स को होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, हाइपरटेंशन। उसके बाद आ जाए इन साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ के अंदर बिहेवियर साइंसेज का क्या रोल है। अंडरस्टैंडिंग पेशेंट इमोशंस और मोटिवेशन, हेल्प टू प्रोफेशन डील विद द पेशेंट स्ट्रेस, फीवर और डिनाइल, और उनको कम मेडिसिन के साथ हमने कैसे उनको एग्री करना है कि वो ट्रीटमेंट रेगुलर लें। तो हम अपने जो हेल्दी प्रोफेशन या प्रोफेशनल डील के साथ करके हम उसको कर सकते हैं। उसके बाद साइकोलॉजिकल थेरेपी है, काउंसलिंग है। तो अब साइकोथेरेपी और काउंसलिंग ये बिहेवियर और थेरेपीज जो होती हैं मेंटल डिसऑर्डर्स को दी जाती हैं, ताकि वो डिफरेंट अपने मेंटल हेल्थ को डिसऑर्ड कर सकें, माइंड मेंटल हेल्थ को यानी कि रिकवर कर सकें अपनी माइंड कंडीशन को। तो इसके अंदर वो डिफरेंट वीकली आफ्टर यानी कि यूँ समझिए आप 15 डेज़ और 30 डेज़ के बाद वो डिफरेंट सेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं, उनकी काउंसलिंग भी की जाती है, टेस्ट वगैरह भी साइको थेरेपी के टेस्ट भी लिए जाते हैं। तो डिफरेंट टास्क दे के अगर कोई पेशेंट किसी एंगर की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा है, तो वो साइको पेशेंट है। तो उनको फिर वो सिचुएशंस देते हैं कि उनको कंट्रोल करने का बताते हैं कि आपने कैसे इसको काउंसलिंग करके कैसे आपने अपने बिहेवियर को एंगर की सिचुएशन के अंदर कैसे खुद को कंट्रोल करना है। तो ये सारी बिहेवियर मोटिवेशंस होती हैं। हेल्थ साइकोलॉजी कैसे है, स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन माइंड बॉडी एंड हेल्थ के अंदर कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर सोशोलॉजिकल देखें और इसके एपिडोलॉजिकल देखें, तो कल्चर जो हमारे हैं वो बिहेवियर हेल्थ के अंदर कैसे रोल करते हैं। हेल्थ बिहेवियर के अंदर बिलीव ट्रांजिशन और कस्टम अफेक्ट पीपल परस्यू इलनेस और सिक ट्रीटमेंट, ठीक है। तो लाइक हमारे जो कस्टम, हमारे बिलीव्स, हमारी रवायात रस्मात जो होती हैं, तो ये लोगों की इलनेस को यानी कि उनको ड्रेस करते वक्त, उनको ट्रीटमेंट करते वक्त ये चीज़ें बड़ी इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। तो अगर कल्चरली हम अच्छे हैं, हमारा कल्चर अच्छा है, तो हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं और डिसीज़ को प्रिवेंट करें, तो हमारे माशरे के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी ये ठीक है। सोशल डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ क्या है, एजुकेशन, इनकम और सोशल सपोर्ट नेटवर्क इन्फ्लुएंस द हेल्थ आउटकम, ठीक है। लाइक अगर हमने लोगों को एजुकेट किया हुआ है, सोसाइटी को, तो वो अपना यानी कि हेल्थ को ठीक रखेंगे, डाइट इनटेक प्रॉपर करेंगे, स्मोकिंग से अवॉइड करेंगे। तो इन अगर उनकी इनकम ठीक है, तो वो प्रॉपर अगर टाइम पे ट्रीटमेंट करवाएंगे, वो इस तरह उनकी हेल्थ बेहतर हो सकेगी, ठीक है। हेल्थ सिस्टम और सोसाइटी हेल्प डिज़ाइन पेशेंट सेंटर्ड एंड और कल्चर कंपोनेंट हेल्थ केयर सिस्टम, यानी कि हर छोटे से छोटे विलेज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, सिटी के अंदर और बड़ी जगहों पे एजुकेशन जो हमारी हेल्थ केयर सिस्टम है सबके लिए इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सबको राइट होना चाहिए कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सके और फ्री मेडिसिन लेके अपनी हेल्थ को प्रमोट कर सके, ठीक है। इन हेल्थ इन एजुकेशन और हेल्थ प्रोफेशन के अंदर ट्रेनिंग हेल्थ प्रोफेशन की हम करेंगे, तो बिहेवियर साइंसेज के थ्रू, यानी कि उन्होंने अपना ट्रेनिंग जब वो काम अपने प्रोफेशन के अंदर जाएंगे, तो उन्होंने कम्युनिकेट कैसे करना है, डेवलप कम्युनिकेशन उनकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। पेशेंट के साथ उनकी कम्युनिकेशन कैसे है, पेशेंट की फैमिली के साथ कैसी है, अपने कोलीग्स के साथ कैसी है, वो अपना यानी कि कम्युनिकेशन के साथ उसका बिहेवियर क्या रोल उसका कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को टीम वर्क के अंदर वो कैसा है पर्सन। तो ये बिहेवियर साइंस के अंदर ये ट्रेनिंग अगर हम देंगे, तो लीडरशिप स्किल्स, अगर किसी को लीडरशिप स्किल्स दी जाती हैं, तो वो कैसे उसको पैटर्न करता है, रन करता है, और कैसे लेके जूनियर और सीनियर को साथ लेके चलता है। पेशेंट एजुकेशन टीथ हो टू मोटिवेट बिहेवियर चेंजेस फॉर डिजीज प्रिवेंशन, यानी कि लोगों को, पेशेंट को इस तरह मोटिवेट, पेशेंट्स को इस तरह मोटिवेट करना, ताकि वो उनके बिहेवियर चेंज कर सकें, बिहेवियर चेंज करें, वो डिजीज़, ताकि डिजीज़ प्रिवेंट हो सके, ठीक है।
एथिकल एंड प्रोफेशनल कंडक्ट, रिस्पेक्ट करना पेशेंट की फैमिली की, हर किसी की, चाहे आपका जूनियर या सीनियर है, ठीक है। और उसके बाद इंटीग्रिटी और प्रोफेशन इन हेल्थ केयर, यानी कि आपने अपने प्रोफेशन के साथ इंटीग्रेटेड रहना है, सिंसियर रहना है, ठीक है। उसके बाद आपने एथिकल्स किसी की, यानी कि आप अगर लैब के अंदर कोई टेस्टिंग आ जाती है तो आपने लैब की, या आप ऑपरेशन थिएटर में काम कर रहे हैं, किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं, तो किसी की कोई डिजीज़ आपने डिस्क्लोज़ नहीं करनी किसी तीसरे बंदे के पास, ठीक है। एथिकल उसका यानी कि अपने एथिकल कोड के अंदर रहना है, प्रोफेशनल कोड के अंदर रहना है, ताकि आप रिस्पेक्ट करें हर किसी की। उसके बाद आ जाता है रोल ऑफ बिहेवियर साइंस इन हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर के अंदर में इसका रोल क्या क्या है, हेल्थ बिहेवियर साइंस इन हेल्थ केयर हेल्थ को प्रमोट करेगा, ठीक है। हेल्दी लाइफस्टाइल को, एक्सरसाइज, डाइट, वैक्सीनेशन, ये चीज़ें, और डिफरेंट हेल्थ कैंपेन करवा के हम बिहेवियर साइड से लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। डिजीज प्रिवेंशन में आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर, जो रिस्क फैक्टर या बिहेवियर होंगे वो आइडेंटिफाई करना, स्मोकिंग, पुअर हाइजीन, ये वाली चीज़ें। और उसके बाद आता है एक्टिवेट हार्ट, एजुकेट पेशेंट अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि उनके डिजीज़ प्रिवेंशन के बाद उनके क्या रिजल्ट आ सकते हैं अगर वो प्रिवेंट नहीं कर रहे स्मोकिंग या प्योर हाइजीन, तो उसके इसके अकॉर्डिंग उनको कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो लोगों को अवेयरनेस देना। उसके बाद पेशेंट केयर है, पेशेंट इन्हेंस पेशेंट डॉक्टर कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो वो पेशेंट जो है डॉक्टर पे रिलाई करेगा और सारी अपनी सिचुएशन बताएगा, एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, सपोर्ट मिलेगी। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग पेशेंट कल्चर और साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड्स को समझ के ही डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता होता है। उसके बाद आता है ट्रीटमेंट इन्हेंस, अगर आप ट्रीटमेंट प्रॉपर ले रहे हैं, ठीक है, तो आपकी थेरेपी और ट्रीटमेंट सही वक्त पे चल रहा है, सही जगह पे जा रहा है, तो आपकी हेल्थ जल्दी इंप्रूव हो जाएगी। अगर आप ऑन द काउंटर आप मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट जगहों पे फार्मासिस्ट से, ये सर दर्द की मेडिसिन, ये थोड़ा सा सर दर्द हुआ मेडिसिन खा ली, बुखार हुआ थोड़ा सा फिर मेडिसिन जाके खा ली डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, तो ये फिर ये मेडिसिन ऑन द काउंटर ली जाती है ना, तो फिर इससे क्या होता है, रेजिस्टेंस हो जाती है आपकी, जो एक्चुअल डिजीज़ हम मेडिसिन इनटेक करेंगे, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया जो रियल जो ड्रग्स होती है उसके अकॉर्डिंग भी रेजिस्टेंस की वजह से वो ट्रीट नहीं हो पाते। उसके बाद आता है मेंटल हेल्थ, अर्ली रिकग्नाइजेशन ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को हमने रिकग्नाइज करना, सोशल साइको सोशल सपोर्ट है, हमने कैसे उसको लेके साथ चलना है। मेंटल पर्सन को यानी कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है डॉक्टर की और उसकी फैमिली की, ताकि वो अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन कर सके और रिकवरी की तरफ आ सके। हेल्थ केयर सिस्टम के यानी कि गाइड, टीम वर्क को, लोगों को गाइड करना, टीम लीडरशिप्स को लेकर कैसे रन करना है, कैसे लीडरशिप्स के अंदर उन्होंने रोल प्ले करने हैं। और उसके बाद कंप्लीट रेजोल्यूशन इन हेल्थ केयर सिस्टम, अगर कोई आपको प्रॉब्लम फेस आ गई तो कैसे उसको अपने सॉल्व आउट करना है टीम वर्क के साथ, ठीक है। पॉलिसी मेकिंग, आपने अपने बिहेवियर से, अगर पॉलिसी आपको लैब के अंदर कोई पॉलिसी मेकिंग आप बना रहे हैं तो कैसे आपने उसको अपने बिहेवियर से, पैटर्न से उसको इन्फ्लुएंस करवाना है। अगर आप पॉलिसी बना रहे हैं ना कोई, कि आपने टाइम पे आना है लैब के अंदर या ओटी सिस्टम के अंदर, तो आप अगर खुद पॉलिसी बना रहे हैं, खुद टाइम पे नहीं आ रहे, तो ये ठीक, आपका अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाएगा। आपने खुद अगर पॉलिसी बनाई है, पॉलिसी मेकर है, तो आप भी टाइम का सही से फॉलो अप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रेलेवेंस ऑफ सिमिलर टू या रेलेवेंस टू हेल्थ प्रोफेशन के अंदर क्या क्या हमारा बिहेवियर साइंस कहाँ रोल प्ले करता है। तो उसके अंदर डॉक्टर और नर्सेज क्या करती हैं, पेशेंट की साइकोलॉजी बिहेवियर को कम्युनिकेट अच्छा करते हैं पेशेंट पेशेंट फैमिली के साथ। अगर डेंटिस्ट देखें और अलाइड हेल्थ साइंस के देखें तो ये पेशेंट के जो फेयर और पेन को मैनेज कर रहे होते हैं। पब्लिक हेल्थ वर्कर को क्या कहते हैं, ये अफेक्टिव हेल्थ प्रमोशन कैंपेन चलाएंगे, सेमिनार कंडक्ट करवाएंगे, डिफरेंट डिजीज़ अवेयरनेस लोगों को देखें, ताकि कम्युनिटी की बिलीव और कल्चर के अकॉर्डिंग उनकी हेल्थ प्रमोट हो सके। फार्मासिस्ट होता है, ये काउंसलिंग करते हैं पेशेंट के साथ ऑन सेफ ड्रग, यानी कि कौन सी ड्रग सेव है, उन्होंने कौन सी सेफ ड्रग यूज़ करनी है, अनसेफ ड्रग यूज़ उन्होंने नहीं करनी जिसकी वजह से डिजीज़ हो सके, ठीक है। उसके बाद मेडिकल, उसके बाद स्टूडेंट क्या है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें कैसे पेशेंट के साथ उनकी यानी कि सैडनेस के अंदर कैसे उन्होंने उसके साथ सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी है, एथिक्स और प्रोफेशनलिज्म कैसे उन्होंने रहना है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन आ जाता है बिहेवियर और हेल्थ, यानी कि बिहेवियर और हेल्थ के क्या क्या इसका रिलेशनशिप क्या है। ह्यूमन बिहेवियर रेफर टू एक्शन, चॉइस एंड हैबिट्स इन्फ्लुएंस बाय बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल फैक्टर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ अफेक्ट कर रही होती हैं। उसके बाद आता है पॉजिटिव बिहेवियर क्या है, पॉजिटिव बिहेवियर हमारी हेल्थ के अंदर कौन कौन से हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारी हेल्थ प्रमोट होती है।
रेगुलर एक्सरसाइज इंप्रूव हमारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को इंप्रूव करेगा। बैलेंस डाइट हम खाएंगे तो ओबेसिटी और डायबिटीज़ होने के रिस्क कम हो जाएंगे। अगर हम एक रूटीन के साथ एक जो हमारी स्लीप साइकिल उसे पूरा कर रहे हैं तो हमारी इम्यूनिटी इम्प्रूव होगी, सपोर्ट हो मिलेगी, मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग होगी। स्ट्रेस मैनेजमेंट करें तो हमारे हाइपरटेंशन के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप नेगेटिव बिहेवियर की बात करें तो लोगों का हेल्थ को लेके, तो उसमें अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो वो कैंसर को हो सकता है, हार्ट डिजीज़ हो सकती है। अगर अल्कोहलिक इस तरह के हैं तो वो लिवर डिजीज़ और एक्सीडेंट और मेंटल हेल्थ उनकी डिस्टर्ब रह सकती है। अगर स्टेशनरी लाइफस्टाइल है तो ओबेसिटी और डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं। नेगेटिव बिहेवियर के अंदर अगर पुअर हाइजीन कर रहा है तो उसे इन्फेक्शन हो सकता है। जो लोग पुअर हाइजीन या डाइट से पुअर डाइट लेते हैं तो उन्हें ये स्टोमिक का मसला रहता है। अगर वो ट्रीटमेंट को सही सीरियस होकर नहीं ले रहा, ठीक है, टाइम से ट्रीटमेंट नहीं ले रहा, तो वो डिजीज़ प्रोग्रेशन होगी, डिजीज़ इंक्रीज हो जाएगी, जो नेगेटिव बिहेवियर के अंदर आता है। उसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ और इलनेस। अब हेल्थ की हम जो डिफाइन करते हैं एब्सेंस ऑफ डिजीज़, इलनेस की एब्सेंस ऑफ पैथोलॉजी एंड डिजीज़, प्रेजेंस ऑफ पैथोलॉजी एंड या डिजीज़। बट डब्ल्यू के अकॉर्डिंग डिफाइन जो है ना वो है a state of complete physical, mental and social well-being, not absence of disease। यानी कि डिजीज़ का एब्सेंस होना नहीं है। हेल्थ जो डिफाइन जो अकॉर्डिंग उसमें फिजिकल, मेंटल और सोशल आप वेल बींग हो स्टेट जो है ना पर्सन, वो हेल्थी कहलाता है। उसके बाद आता है मॉडर्न व्यू ऑफ हेल्थ। क्या इलनेस क्या है? इलनेस जो है ना एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, ये जिसको हम पेशेंट फील कर रहा होता है। और डिजीज़ क्या है? जिसको डॉक्टर डायग्नोज करता है, ऑब्जेक्टिव पैथोलॉजी होती है। उसके बाद बायो साइको सोशल मॉडल, ये जॉर्ज एंगल ने दिया था 1977 के अंदर, और अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ बायो मेडिकल मॉडल जो भी हम ऊपर पढ़ के हैं। तो हेल्थ और इलनेस यानी कि जो एक ये हेल्थ और इलनेस है रिजल्ट ऑफ कम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर और सोशल फैक्टर। ठीक है, बायोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से इसमें आ जाता है? जेनेटिक्स आ जाता है, इम्यूनिटी सिस्टम आ जाता है, साइकोलॉजी आ जाता है। ठीक है, और सोशोलॉजिकल फैक्टर क्या, उसे इमोशंस और स्ट्रेस, पर्सनैलिटी वगैरह ये चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद हमारे सोशल फैक्टर कौन कौन से हैं जो डिसीज़ या इलनेस काज कर सकते हैं? वो फैमिली, कल्चर, क्योंकि फैमिली से भी डिफरेंट डिजीज़ आ रही होती हैं। उसके बाद हमारा कल्चर कैसा है, सोशल इकोनॉमिक कैसा स्टेटस कैसा है। अगर किसी का कोई वेल बींग है तो वो डिजीज़ की प्रिवेंशन, वैक्सीनेशन करवाएगा। डिजीज़ होने से पहले ही रेगुलर चेकअप करवा रहे होते हैं तो वो लोग, तो वो डिजीज़ से बहुत सिक्योर रहते हैं। जिनका इकोनॉमिक, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ही नहीं है इतना अच्छा माशरे के अंदर, तो वो ट्रीटमेंट की तरफ इतना अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, तो डिजीज़ प्रोग्रेशन ज़्यादा रेट होता है उन लोगों के अंदर। उसके बाद आता है हमारे पास इसी ये फैक्टर्स को लेकर हार्ट डिजीज़ के अंदर कौन कौन से, यानी कि बायोलॉजिकल कौन 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 से फैक्टर इन्वॉल्व हो सकते हैं। बायोलॉजिकल देखें तो इसमें हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होगा जिस पेशेंट के अंदर, या हाइपरटेंशन की वजह से उससे हार्ट डिजीज़ हो सकती है। अगर साइकोलॉजिकल देखें तो स्ट्रेस पेशेंट है उसको ये हो सकता है। अगर सोशल देखें, पुअर डाइट कल्चर है या स्ट्रेंज लाइफ स्टाइल, लेक ऑफ सपोर्ट है, उसकी वजह से भी उसे हो सकता है। ठीक है, इम्प्लीकेशन क्या है? ट्रीटमेंट मस्ट ड्रेस नॉट ओनली मेडिकल इंटरवेंशन। अब ट्रीटमेंट को हम ड्रेस कैसे कर सकते हैं? जस्ट मेडिकल इंटरवेंशन के साथ नहीं, बल्कि बट आल्सो साइकोलॉजिकल, हमारे जो है काउंसलिंग और लाइफस्टाइल जो सोशल चेंजेस है उसके साथ भी हम अपनी हेल्थ के इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब जो रिस्क फैक्टर हैं, कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो हमारी डिजीज़ काज कर सकते हैं? बिहेवियर रिस्क फैक्टर, उसमें स्मोकिंग आती है, कैंसर और ये हार्ट डिजीज़, इस तरह की डिजीज़ करते हैं। और पुअर डाइट के अंदर ओबेसिटी, डायबिटीज़ और स्ट्रोक्स वगैरह। फिजिकल इनएक्टिविटी, अगर एक्सरसाइज वगैरह नहीं करें तो हार्ट डिजीज़, ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि ये हमारी बोन्स की डिजीज़ होती है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, जिसके अंदर बोन्स बहुत फ्रिजाइल हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। ठीक है, तो ये फिजिकल इनएक्टिविटीज़ की वजह से वैसा होता है। तो अगर कोई एक्सरसाइज करेगा तो वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, मेंटली, फिजिकली और सोशोलॉजिकली। ठीक है, फिजिक वाइज भी होगा, बोन्स भी स्ट्रॉन्ग होगी, ये सारा कुछ इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद आ जाता है अल्कोहल अब्यूज़। अब लीवर अल्कोहल यूज़ कर रहा है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है लीवर के ऊपर। लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर की तरफ पेशेंट जा सकता है। ठीक है, उसके बाद लीवर के ऊपर फैट वगैरह की ना डेपोजिशन हो जाती है, जिसके लिवर सिरोसिस हम कहते हैं जिसको। उसके बाद एक्सीडेंट हो सकते हैं, अगर कोई अल्कोहल यूज़ कर रहा है जिसकी वजह से एक्सीडेंट कॉमनली हमारे हो सकते हैं सोसाइटी के अंदर। उसके बाद आएगा स्ट्रेस और पुअर कॉम्पलिंग क्या है?
डिप्रेशन और हाइपरटेंशन इसकी वजह से हो सकता है, अगर हम किसी चीज़ को सही से डील नहीं कर रहे, स्ट्रेस ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अगर हम डिजीज़ ट्रीटमेंट हम सही से परफॉर्म नहीं ले रहे तो उसमें ट्रीटमेंट फेलवर आ सकता है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उस डिजीज़ की, ठीक है। उसके बिहेवियर और रिस्क फैक्टर जो है ना, बिहेवियर और लाइफस्टाइल, जो हमारे पास डिजीज़ हैं, 70% ऐसी डिजीज़ क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं जो कि हमारे बिहेवियर से लिंक करती हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और कैंसर, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि डायबिटीज़ जो है वो हमारी डाइट की वजह से या ओबेसिटी या हमारी ज़्यादा शुगर इंटेक करने की वजह से हमारा इंसुलिन प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा करता, जिसकी वजह से डिफरेंट हार्मोन्स और इंसुलिन रिलीज़ नहीं होती हमारी बॉडी के अंदर, तो वो ग्लूकोज को लेवल को ऑब्जॉर्व नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमारा ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज रहता है। तो अगर हम अपनी बिहेवियर अपना चेंज करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपनी शुगर लेवल को रेगुलर चेकअप करवाएं, उसके अलावा हम अपनी डाइट के अंदर वो मोटिवेशन लेके आएँ, ठीक है, इंटरवेंशन लेके आएँ, ताकि हमारी जो शुगर लेवल है ब्लड के अंदर वो मेंटेन रहे, ठीक है। हार्ट डिजीज़ भी ऐसी है, अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। कैंसर, अगर हमें अवेयरनेस है तो हम फिर भी स्मोकिंग कर रहे हैं, तो फिर ये तो स्मोकिंग कैंसर मतलब कैंसर का बाइस बन सकता है, तो हमारे लिंक के साथ है, अगर बिहेवियर के साथ इसकी लिंक करता है। अगर हमें इस चीज़ का पता है ये चीज़ हो सकती है तो हम उसे इंटरवेंशन करके, उसे चेंज करके, मॉडिफाई करके खुद को सिक्योर कर सकते हैं। प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज जो मस्ट फोकस बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे होती हैं, कुछ प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज जो है ना फोकस करती होती है बिहेवियर मॉडिफिकेशन, ताकि उनका ना बिहेवियर का मॉडिफिके उनको करके चेंज करके उसकी डिजीज़ को इम्प्रूव किया जाए, हेल्थ कंडीशन को वो प्रिवेंट किया जाए डिजीज़ को। उसके बाद है पब्लिक हेल्थ एग्जाम्पल, इसके अंदर कौन कौन सी आ सकती है। एंटी कैंसरिंग माइंड हम चला सकते हैं, कैंसर स्मोकिंग कंपेन और सेमिनार वगैरह कंडक्ट, कैंसर पे सेमिनार वगैरह। 5 a डे फूड एंड वेजिटेबल प्रमोशन, यानी कि 5 a डे आपने, यानी कि वीक में से 5 से 7 डे कम से कम वेजिटेबल इनटेक ज़रूर करना है, फूड इनटेक ज़रूर करना है, जिससे आपकी हेल्थ, क्योंकि फ्रूट और डाइट वेजिटेबल्स के अंदर ये ग्रीन वेजिटेबल्स जो होते हैं, ये इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कैंसर के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं। तो अगर हम अपनी डाइट के अंदर फ्रूट और वेजिटेबल को प्रमोट करेंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, फूड हो गए, हम हेल्दी तो रहेंगे, हमारी स्किन भी ठीक रहेगी और हम फिजिकल भी फिट रहेंगे। उसके बाद आता है हेलमेट्स वगैरह का, ये वो अवेयरनेस लोगों को देना कि एक्सीडेंट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो आप हेलमेट्स का यूज़ करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप, डिफरेंट सेमिनार कनेक्ट करवाए जाते हैं कि आपने स्ट्रेस कंडीशन को कैसे मैनेज करना, बिहेवियर आपने कैसे करना है स्ट्रेस कंडीशन के अंदर, स्ट्रेस सर्कमस्टेंसेस के अंदर आपने अपने बिहेव को मॉडिफाई कैसे करना है। डिफरेंट सेमिनार कंडक्ट होंगे, वर्कशॉप होती हैं, ऑनलाइन सेशंस होते हैं, लोग लेते हैं ताकि वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है।